हिंदू अडॉप्शन एक्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट। आज बात करने वाले हैं चैप्टर 18 से लेकर कहीं ना कहीं 20 तक। और इस चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको बताया गया है कि कैसे मेंटेनेंस होता है, कैसे किसका मेंटेनेंस करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, और इस बारे में हर जानकारी इस मेंटेनेंस में दी गई है। जैसे 19 एक्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी कहीं ना कहीं कि मेंटेनेंस आखिर होता क्या है। इसी 125 और फैमिली लॉ में इसको देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, जैसे इसमें परिभाषा बताई गई धारा 3 के ख में बताया गया कि भोजन, वस्त्र, आवास एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाएं देना भरण पोषण होता है, एवं पुत्री का विवाह करना भी भरण पोषण की श्रेणी में ही आता है कहीं ना कहीं। हिंदू विवाह अधिनियम में इसके बारे में बताया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 में इसके बारे में बताया गया कि बादकालीन भरण पोषण को और कार्यवाही के खर्च कालीन यानी कपड़ा, मकान, वस्त्र ये सब बादकालीन आता है। और जो ये कार्यवाही के खर्च होते हैं वो कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप कोर्ट में कोई चीज़ खर्चा करते हो या कोर्ट में कोई वकील करते हो या उसका खर्चा होता है तो वो भी आपको ही देना पड़ता है, वो भी इसमें आता है। जैसे इसमें स्थानीय जीवन निर्वाह और भरण पोषण धारा 25 में बताया गया स्थानीय जीवन निर्वाह और भरण पोषण के लिए भी आपको खर्चा देना होता है। तो ये हमारी धारा 24 और 25 में बताया गया है। तो दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के 18 की बात करते हैं। 18 सेक्शन में आखिर क्या है। 18 सेक्शन हमें भरण पोषण बताता है पत्नी के बारे में, पत्नी का भरण पोषण कौन करेगा और कैसे होगा, कौन कौन इसमें शामिल होता है। तो इसको समझने के लिए हमें धारा 24 समझनी होगी, जिसमें वादकालीन भरण पोषण और कार्यवाही के खर्चे बताए गए। जब किसी कार्यवाही में न्यायालय को प्रतीत होता है कि अपने पालन और कार्यवाही आवश्यक खर्चों के लिए पति या पत्नी के अपने पर्याप्त आय नहीं है, कोर्ट को यह लगता है कि पति या पत्नी के आवश्यक आय नहीं है अपने खर्चों के लिए, तो वो कोर्ट द्वारा चलते हुए केस के खत्म होने के बाद भी भरण पोषण का रूल बनाया गया। इसमें आपको ये नोटिस करना चाहिए कि इसमें पति और पत्नी दोनों का है। अगर जो पत्नी नहीं कमा सकती तो उसका भरण पोषण पति करेगा, और पति नहीं कमा सकता तो उसका भरण पोषण पत्नी करेगी। इस एक्ट में बताया गया धारा 24 में। अब हम धारा 25 की बात करते हैं, स्थायी जीवन के निर्वाह और भरण पोषण। स्थायी जीवन का निर्माण भरण पोषण के अर्थ क्या है। हमारा पति या पत्नी द्वारा अपने से आवेदन किए जाने पर डिग्री देने के समय या उसके बाद भरण पोषण का आदेश दे सकते हैं। यानी जैसे अगर जो किसी को डिग्री भी दी जाती है, जैसे डिग्री के बारे में मैंने बताया था कि डिग्री दी जाती है कई तरह की, जैसे इसमें जुडिशरी डिग्री होती है या कोई और भी डिग्री होती है जिसमें अलग रहने के लिए कहा जाता है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन होता है कि आप भरण पोषण के लिए भी आदेश कर सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो और अपना भरण पोषण करवा सकते हो। सेक्शन 18 ने बताया गया कि भरण पोषण पाने का अधिकार है, पर केवल यहाँ पे सेक्शन 18 में पत्नियों को ही बताया है। कोई हिंदू पत्नी अपने पति से अलग रहने पर भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। सपोज कीजिए आपकी पत्नी आपसे रूठ के कमाई के चली गई और वो वापस नहीं आ रही है, अगर उसको भरण पोषण की ज़रूरत है तो वो इस मामले में केस कर सकती है और आपसे भरण पोषण ले सकती है। तो जो हमारे जो जुडिशरी उसका डार्क सच है, इसमें केवल महिलाओं के बारे में ही दिया गया है कि केवल महिला ही ऐसा कर सकते हैं, पुरुष ऐसा नहीं कर सकते। अभी मैं आपको पीछे बता रहा था कि पुरुष की ये अधिकार वो अधिकार है, पर भाई जो सेक्शन 18 है वो सारे अधिकारों को मार देता, तो इसमें यही देखने को मिलता है। कुछ एक्सेप्शन आते हैं कि पत्नी भी कुछ कारण होने चाहिए कि वो भरण पोषण ले सकती है। जैसे परित्याग या जानबूझकर उपेक्षा, यानी परित्याग कर देगा यानी उसको छोड़ देगा, या उसकी कोई मतलब उसकी घर में कोई सुनवाई नहीं है, उसको समझा नहीं जाता, तो उस पर भी वो भरण पोषण ले सकती है। या दूसरा है उसके साथ क्रूरता होती है, क्रूरता होने पर भी वो भरण पोषण ले सकती है। क्या क्या आता है, जैसे मार पिटाई, उसको मारना पीटना, ये सब भी भरण पोषण में आ सकता है और जब उसका अधिकार बन जाता है। जो थर्ड एक्सेप्शन था वो कहीं ना कहीं 2019 में लिस्ट कर देगा, तो उसको हमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पत्नी जीवित, यानी अगर जो आपकी अन्य पत्नी जीवित है, आपने विवाह कर लिया और आपकी अचानक से अन्य पत्नी जो मर चुकी थी वो जीवित हो गई, तो उस केस में भी जो दूसरी पत्नी है वो कहीं ना कहीं भरण पोषण ले सकती है। पांचवा क्या है, उपपत्नी, यानी आपकी जो पहली पत्नी थी जो पहले थी वो भी भरण पोषण ले सकती है। चौथे और पांचवें में आप कंफ्यूज मत होना। चौथा कहीं ना कहीं वो है कि आप अगर जो पत्नी लाते हो तो उसका भरण पोषण देना पड़ेगा, और पांचवा ये है कि आपकी जो पहली पत्नी होगी उसको भरण पोषण देना होगा कहीं ना कहीं। छठे केस में अगर जो पति द्वारा धर्म परिवर्तन भी कर लिया गया है तो उस केस में भी आप भरण पोषण की मांग कर सकते हो। सातवां जो कारण होता है न्याय उचित कारण, जिसमें कहीं अगर जो आपका कारण सही है तो आप उस कारण से भी भरण पोषण ले सकते हो। अब इसमें आपके एक मन में सवाल उठना चाहिए कि कहीं ना कहीं औरत के जो अधिकार हैं वो ये हैं, क्या इसमें पुरुष के भी कोई अधिकार हैं। तो इसमें दो अधिकार जो पुरुषों को बताए गए हैं, इन कारणों से पत्नी आपसे कोई एलिमनी की मांग करती है यानी भरण पोषण की मांग करती है, आप डिनाई कर सकते हो। तो इसमें पहला क्या है, पहला है इसमें धर्म परिवर्तन। अगर जो पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो वो आपसे एलिमनी की मांग नहीं कर सकती। दूसरा है विचार, यानी अगर जो आपकी पत्नी आप पे चीटिंग कर रही है और आपके पास सबूत है, आप कहीं ना कहीं भरण पोषण से बच सकते हो और इस मायाजाल से निकल सकते हो। तो आजकल अभी तो अपडेट चल, अभी भी जो केस हुआ है वो भी अतुल विश्वास की तरह ही हुआ है जो आगरा से हुआ है, तो वो भी ऐसा ही एक केस है जिसमें पत्नी चीटिंग कर रही थी और पति कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेता है। तो अब आगे की बात करते हैं। तो केस की बात करने वाले मीरूबाई बनाम रानी बेन 2000 का केस है। तो इस केस में बताया गया कि सीआरपीसी 125 और फैमिली लॉ अलग नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे एक केस बताया गया जिसमें विट्ठल बनाम मईबेन 1995 जो तलाक हो चुका है, जिस पत्नी के साथ तलाक हो चुका है वो भी कहीं ना कहीं पत्नी की श्रेणी में आती है और वो भी कहीं ना कहीं मांग कर सकती है आप उसको एलिमनी की। तो ये इसमें बताया गया है।
इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है पर मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। अब हम बात करने वाले चैप्टर 3 जिसमें हम 19 से लेकर 20 सेक्शन तक की बात करने वाले हैं। जिसमें पहला है विधवा बहू होने पर भी जिम्मेदारी ससुर पर आती है। यानी विधवा बहू, अगर जो विधवा बहू है और उसका पति मर गया है तो उसकी एलिमनी की जिम्मेदारी कहने के ससुर पर आ जाती है। ससुर उसका भरण पोषण करेगा। अब वो कैसे करेगा इस बारे में बात करते हैं। जैसे बहू के पास प्रॉपर्टी और कोई इनकम नहीं है तो ससुर उसकी भरण पोषण करेगा। मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड एंड एज पेरेंट, तो इसमें चाइल्ड कौन से आते हैं, एज पेरेंट कौन से आते हैं, इसमें जाते थे। पहले जायज़ और नाजायज़ कोई भी बेटा हो या बेटी हो तो उसके बारे में आपको कहीं ना कहीं मेंटेनेंस देना होगा। दूसरा, इसमें 18 साल से कम उम्र का कोई भी लड़का हो तो उसको भी आपको मेंटेनेंस देना होगा। और इसमें अनमैरिड डॉटर, अगर जो 18 प्लस भी है तो उसका भी मेंटेनेंस आपको देना होगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। अब एज पेरेंट की बात कर लेते हैं। इसमें एज पेरेंट आते हैं जैसे फिजिकल और मेंटली वो पूरी तरह से अनस्टेबल हैं तो उनको आपको मेंटेनेंस देना होगा। और दूसरा, अगर आपकी जो मदर है वो स्टेप मदर है तो उनको भी आपको कहीं ना कहीं मेंटेनेंस देना होगा। सेक्शन यूथ भाई आज की वीडियो अगर तो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब।